तो दोस्तों इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कैंप कोऑर्डिनेटर। काफी लोगों के माइंड में होता है कि हमें कैंप कोऑर्डिनेटर बनना है। एक्चुअली जब मैंने भी एडवेंचर एक्टिविटीज या एडवेंचर फील्ड से ज्वाइन हुआ था तो मेरे भी माइंड में था ऐसा कि पहले मुझे आगे अपने आप को इम्प्रूव करके कैंप कोऑर्डिनेटर बनना है। काफी लोगों के ऐसे माइंड में होता है जो अभी भी कई सालों से काम कर रहे हैं, अप्रोक्स 6-7 साल भी हो गए या ज़्यादा भी टाइम हो गया, वो चाहते हैं वो कैंप कोऑर्डिनेटर बने। तो किन किन चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना होता है एक कैंप कोऑर्डिनेटर बनने के लिए, उस पर ये पूरी वीडियो होने वाली है। दोस्तों पहला पॉइंट आता है यू हैव टू गेन नॉलेज अबाउट योर टीम। पहले आपको जो कैंप कोऑर्डिनेटर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों हो जाता है कि पहले उसे टीम के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में उसे नॉलेज हो कि कौन सी टीम में या आपकी जो टीम है उसमें कौन पर्सन किन चीज़ों को या किस सिचुएशन को किस हद तक जो है डील कर सकता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है यू हैव टू गेन नॉलेज अबाउट योर टीम। तो इसमें दोस्तों कई चीज़ें ध्यान रखने की होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को, अगर कोई पर्सन ऐसा है कि जो ज़्यादा बच्चे हैंडल नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा सिचुएशन। एक एग्जांपल जैसे कि हमारा डे एडवेंचर कैंप होता है या कई कैंप साइट्स के लिए भी हम वर्क करते हैं, अपनी टीम प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम 35 का ग्रुप एक डिवाइड करते हैं, तो 35 से भी कम जो है या 35 से ज़्यादा कौन हैंडल कर सकता है। कई पर्सन ऐसे भी टैलेंटेड होते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं जो एक बार में अप्रॉक्स 50 बच्चे आराम से संभाल सकते हैं, पूरे दिन के लिए एक्टिविटीज करा सकते हैं विद सेफ्टी के साथ। एंड कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि बिल्कुल फ्रेशर पर्सन आए, उन्हें एक्टिविटीज की नॉलेज नहीं है, तो उस सिचुएशन के दौरान उनको थोड़े बच्चे कम दिए जाएं या छोटा ग्रुप दिया जाए, या इसके अलावा दोस्तों हो जाता है कि छोटी क्लासेस का ग्रुप दिया जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मैनेजमेंट के तौर पे। एंड एक तरीके से जो कैंप कोऑर्डिनेटर होता है एक तरीके से मैनेजमेंट को देखता है, उस लिहाज से भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आता है बॉन्डिंग इन योर टीम। अपनी टीम के अंदर बॉन्डिंग बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं एंड टीम नहीं है, या कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि टीम जो आती है कुछ मेरे थ्रू आ गए, कुछ किसी और के थ्रू आ गए, कुछ किसी और के थ्रू पर्सन आ गए। टीम एक्चुअली एक कंपनी को रिप्रेजेंट करती है, अलग अलग टीम मिला के एक कंपनी की टीम बनती है। तो एक खास तौर पर ध्यान रखना होता है कि अगर दूसरे पर्सन की भी टीम है ना, तो आपस में जो मतभेद होते हैं ना, उन चीज़ों को साइड में रख के जो प्रोग्राम आगे कैसे बढ़ाना होता है उस चीज़ पे ध्यान देना होता है। कि कई लोगों का मैं नाम जिक्र तो नहीं करूँगा इस चीज़ में, बट कई पर्सन ऐसे भी होते हैं अगर वो कैंप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कई बार भेदभाव रखते हैं कि वो दूसरी टीम है, ये दूसरी टीम है। तो अगर आप कैंप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो इन चीज़ों को साइड में रखिए, तभी आप एक बढ़िया कैंप कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, डोंट पैनिक इन क्रिटिकल सिचुएशन। कई बार दोस्तों ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे जो कैंप कोऑर्डिनेटर भी होता है ना, कई बार वो कंफ्यूज हो जाता है यार कि कैसे अब मैनेज करें। उस टाइम खास तौर पे ध्यान रखना होता है कि जो अपना माइंड है शांत रखें। जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं वो तो अब है, वो अब दूर नहीं हो सकती, बट अब आगे हम क्या कर सकते हैं। जो हमारा फीडबैक खराब हो गया, जो भी हो गया, उस सिचुएशन में गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। माइंड को जितना भी हो सके शांत रखना चाहिए। एंड जो हमारी टीम में जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है ना, उससे थोड़ा बर्डन जो है उससे डिवाइड कर देना चाहिए। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बर्डन वो हैंडल कर सकते हैं। मेन जो बर्डन जो आता है ना वो कैंप कोऑर्डिनेटर के ऊपर आता है, तो वो आपस में डिवाइड करके वो जो बर्डन है वो हैंडल कर सकते हैं। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि अपना बर्डन जो है वो धीरे धीरे बांट दें, ताकि आपके ऊपर बर्डन कम आए। एंड जो फीडबैक देने वाले पर्सन है, फॉर एग्जांपल स्कूल आ रहा है तो बच्चों से फीडबैक से ज़्यादा जो फीडबैक जाता है आपके टीचर्स का जाता है। तो टीचर्स का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारा मेन है आगे वाला वर्क है, ये सिर्फ एडवेंचर फील्ड को लेके ही, हॉस्पिटैलिटी को लेके भी ये चीज़ मैं सेम बता रहा हूँ कि उस दौरान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फीडबैक कौन देने वाला है, तो उसका खास तौर पे ध्यान रखना होता है। हाँ, कॉर्पोरेट ग्रुप के अंदर ऐसा होता है कि कॉर्पोरेट ग्रुप के अंदर इस सभी का कुछ ना कुछ फीडबैक चलता है, बट जो स्कूल ग्रुप्स हैं उसके अंदर मैक्सिमम जो फीडबैक है बच्चों का तो खैर जाता है एक लेवल तक, उसके बाद टीचर्स का आता है, एंड उसके अलावा उसके कोऑर्डिनेटर हैं, प्रिंसिपल हैं, उन सब का फीडबैक उसमें आता है। तो इस चीज़ का दोस्तों खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। एंड जब टिपिकल सिचुएशन आ जाती है ऐसी, फेस कैसे करना है। कई बार होता है कि कई इंसिडेंट हो गए, मेरे सामने ही कई इंसिडेंट हुए। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्ची थी, उसका एक्चुअली बेहोश हो गई थी, अचानक से अनकॉन्शियस हो गई, बेहोश हो गई।
एंड उसकी जो बॉडी थी वो बिल्कुल वर्क नहीं कर रही थी उस तरीके की सिचुएशन। उस सिचुएशन में दोस्तों पहला ध्यान रखना होता है कि बाकी सबसे उस पर्सन को जो है ना वो दूर कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे अगर ये चीजें देखते हैं बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाते हैं। तो उस सिचुएशन में मैंने क्या किया था कि जो बच्ची थी और कोई नहीं था, छोटी बच्ची थी, आई थिंक 4th-5th क्लास की होगी, बट प्राइवेट स्कूल में कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का वेट काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, तो उसका वेट अप्रॉक्स जो रहा होगा 65 अप्रॉक्स रहा होगा। एंड अनकॉन्शियस होने के बाद जो वेट है अप्रॉक्स वो बढ़ जाता है। तो उठाने में मेरी खुद की हालत ख़राब हो गई थी। मैं कैसे, आप इमरजेंसी रेस्क्यू मेथड जो होते हैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, तो वो ज़रूर देखें, वो आपके काफ़ी काम आने वाली चीज़ें हैं। सिर्फ कैंप कोऑर्डिनेटर ही नहीं, बट अगर टीम में भी है तो उस दौरान भी काफ़ी काम आने वाली वो चीज़ें हैं। तो उस दौरान दोस्तों अचानक से बेबी कैरिंग मेथड के तौर पे मैं उसे लेके गया था, जैसे बेबी को कैरी करते हैं आगे, तो उस मेथड से मैं उसे लेके गया था जल्दी से जाके मेडिकल रूम में। एंड उसके बाद इस सिचुएशन में कोई अगर बेहोश होता तो गलती से भी कुछ सुहाए वगैरह ना, उन चीज़ों का कोई यूज़ नहीं होता है। चमड़ा सुखाते हैं या जूता सुखाते हैं, ये काम बिल्कुल ना करें। थोड़ी देर में जो पर्सन होता है अगर उसे ऐसे दौरे पड़ते हैं या ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो कुछ देर में अपने आप ही रिकवरी हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में, मेडिकल रूम अगर आसपास है तो मेडिकल रूम ले जाओ, बच्चों से उन्हें दूर करो, बच्चों के सामने कोई ऐसी चीज़ें ना करो। एंड बच्चों को जस्ट, या टीचर्स भी होते हैं, टीचर्स आजकल ज़्यादा पैनिक होते हैं बच्चों से, तो टीचरों को भी खास तौर पर दिखाना चाहिए मैम कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मली ठीक है, या कई बार ब्लीडिंग भी आ रही, कुछ भी हो रहा है। तो इन चीज़ों को खास तौर पे ध्यान रखते हैं कि पैनिक होने से पहले उसे, उस पर्सन को वहाँ से थोड़ा साइड कर दिया जाए एंड बाकी सारी चीज़ें नॉर्मली चलने दिया जाए। अगर वो भीड़ लगा के खड़े हो जाएंगे ना तो छोटा मैटर भी बड़ा बन सकता है। तो कैसे उस टाइम मैं उधर साइड में लेके गया, उसके बाद हाथ पैर वगैरह घिस सकते हैं, ये थोड़ा काम कारीगर होता है इसमें। हाथ जो है रब कर सकते हैं, पैर रब कर सकते हैं, इसके अलावा एक साइड में करके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है झाग आ जाता है, मुंह में बहुत ज़्यादा झाग बन जाता है बेहोशी के कारण। तो उस दौरान क्या कर सकते हैं, किसी भी लेफ्ट साइड या राइट साइड कहीं भी एक साइड कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास चम्मच है तो वो मुंह के बीच में फंसा सकते हैं जिससे कि जीभ उसकी टर्न होके अंदर ना पड़े। तो ये काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन, अगर इतना नहीं भी हो रहा कोई नहीं, आप एक साइड कर दीजिए, क्योंकि झाग कई बार होता है गले में फंस जाता है जिस वजह से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें, कुछ सुहाए ना, जस्ट एक साइड गर्दन करके रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें अपने आप नॉर्मल हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है बी अ लीडर। लीडर होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कई बार सिचुएशन जो है ना आपको लीड करना आना चाहिए, ऐसा नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिलती है उससे ज़्यादा अगर आप काम करके दोगे, पैसे आपके नॉर्मली इंक्रीज हो जाते हैं। जितनी चीज़ें आप अगर लीड करने की सोचोगे, हाँ हाँ हाँ, बट इस चीज़ का ध्यान है कि जब अगर हम काम करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला लीडर है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं कि वो लीडर है तो नहीं, आप लीडर छोड़ो, मैं लीडर बनता हूँ। अगर आपसे कोई ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, अगर वो लीड कर रहा है तो उसी को लीड करने दिया जाए। ऐसा नहीं है कि उसे बीच में इंटरेक्ट किया जाए। जैसे कि कई बार मेरी भी गंदी आदत थी कि मैं, जैसे कि कोई पर्सन बोल रहा है, मैं बीच में बोल देता था। तो बीच में बोलने वाली जो बात है उन सारी चीज़ों को अवॉइड किया जाता है। एंड अगर कोई छोटा पर्सन भी है, छोटा पर्सन क्या मतलब आपसे थोड़ा कम एक्सपीरियंस भी है, अगर वो भी कुछ चीज़ें जानता है, अपना पॉइंट कंप्लीट करके, जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की आपने ब्रीफिंग की, अपना पॉइंट कंप्लीट किया, तो उसके बाद नेक्स्ट पर्सन को भी मौका दिया जाए कि वो भी अपनी चीज़ें, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस चीज़ के बारे में वो कंप्लीट आगे रख सके, बोलने का मौका दिया जाए। बी अ लीडर एंड क्रिएट न्यू लीडर्स, ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए एंड आपकी जो सरदर्दी होती है वो थोड़ा कम करने के लिए। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, मॉर्निंग ब्रीफिंग इज टू इम्पोर्टेंट। अगर आप कैंप कोऑर्डिनेटर हैं या एक कोऑर्डिनेटर हैं किसी कंपनी में भी, तो आपकी ब्रीफिंग है या मॉर्निंग ब्रीफिंग जो होती है काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर आपने मॉर्निंग ब्रीफिंग ही अच्छी नहीं दी ना, तो जो पूरे दिन है या पूरा दिन का ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा लो पे चला जाता है एंड कई बार इनडिसिप्लिन क्रिएट करने लग जाता है। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान दें कि जब अगर आप मॉर्निंग ब्रीफिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी ट्राई करें कि अपना एनर्जी लेवल हाई रखें एंड अपनी टीम के साथ एंड साथ ही साथ जो आपके क्लाइंट हैं या एक तरीके से स्टूडेंट है, कॉर्पोरेट ग्रुप है, या कुछ कंपनीज से जुड़े हुए भी कुछ एम्प्लॉयज़ या फिर कंपनीज के जो मेन हेड है, अगर वो भी आते हैं उनके सामने भी आपकी ब्रीफिंग ऐसी रहनी चाहिए जैसे कि आप प्रोफेशनल हैं एंड आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। तो इस चीज़ों का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो मॉर्निंग ब्रीफिंग इज मस्ट। एंड मॉर्निंग ब्रीफिंग अच्छी कैसे कर सकते हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ के, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन करके एंड ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें सीख के। तो ज़रूरी नहीं है कि सीखें किसी सीनियर से ही, कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आप एक नए पर्सन से भी सीख सकते हैं या एक टीचर से भी कई बार हमें सीखने को कई चीज़ें मिलती हैं। तो चीज़ें सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें एंड ऐसे ही आप एक गुड कैंप कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। लास्ट पॉइंट दोस्तों आता है स्टडी मोर अबाउट योर वर्क। अगर आप एक कैंप कोऑर्डिनेटर हैं तो आपको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप हैंडलिंग से लेके या एक एक चीज़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक कैंप कोऑर्डिनेटर हो गया, एक सुपरवाइजर हो गया, ये या एक नॉर्मल कोऑर्डिनेटर भी हो गया, किसी भी फील्ड से जुड़ी हुई चीज़ें। तो खास तौर पे इन चीज़ों का ध्यान रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क आपको आना चाहिए। सबसे ज़्यादा नॉलेज कैंप कोऑर्डिनेटर को होनी चाहिए उस फील्ड में। फॉर एग्जांपल अगर एडवेंचर फील्ड की बात कर लूँ तो जैसे मैं एक कैंप कोऑर्डिनेटर हूँ तो पहले मुझे ग्रुप इंस्ट्रक्टर वाली नॉलेज होनी चाहिए। एज अ ग्रुप इंस्ट्रक्टर मुझे एक्टिविटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, बच्चों को कैसे एंगेज करना होता है उससे पता होना चाहिए, साथ ही साथ एक्टिविटीज़ कैसे करानी है छोटी मोटी, तो उसके बारे में भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नए नए गेम्स के बारे में पता होना चाहिए कि जिससे कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना या टीम के साथ इंटरेक्ट करना या टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना मेरे लिए अच्छा है। सेकेंडरी जो थिंग होती है, फॉर एग्जांपल मुझे टेक्निकल एक्टिविटीज़ के बारे में भी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि टेक्निकल एक्टिविटीज़ जो है, जिपलाइन हो गया, फ्लाइंग फॉक्स एक ही बात है वैसे तो, रैपलिंग हो गई या टीटी टैरोलिन ट्रैवल, ये चीज़ें कैसे कराई जाती हैं, आखिर इनका काम क्या है, इनका यूज़ क्या है एंड किस सिचुएशन में इसे कैसे मानते हैं, वो सारी चीज़ें भी आनी चाहिए। इसके अलावा सेकेंडरी थिंग, ये दोनों चीज़ें दोस्तों इसलिए मस्ट हो जाती हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल वैसे तो ना हो तो अच्छी बात है, बट अगर कोई पर्सन इंजर्ड होता है, टीम में कोई कम ज़्यादा रह जाते हैं, तो उस सिचुएशन में फॉर एग्जांपल अगर ग्रुप इंस्ट्रक्टर कम है तो आप जाके ग्रुप भी ले सकते हैं। अगर टेक्निकल इंस्ट्रक्टर कम है या टेक्निकल इंस्ट्रक्टर में आमतौर पर हो जाता है कई बार कि टेक्निकल इंस्ट्रक्टर को चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, उस दौरान भी आप टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की भी जगह जाके प्ले कर सकते हैं या एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारी चीज़ें। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई थिंक आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी अपने आप को एज अ कैंप कोऑर्डिनेटर कैसे बनाना है, एज अ कोऑर्डिनेटर कैसे बनाना है, या एज अ सुपरवाइजर भी किसी कंपनी में भी वर्क करते हैं तो कैसे बनाना है, तो उस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ।